स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश की बेहद खास पेशकश क्या कहूं, हमारी मुहिम, हमारा मिशन शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हां, इसके जरिए हम सीधा आम निवेशकों से जुड़ते हैं, उनके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। स्क्रीन के एक हिस्से में आप एक क्यूआर कोड देख रहे हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप पर अपना सवाल हमें भेजिए, अपने शहर का नाम और इसके साथ ही नजरिया, लंबी अवधि का या शॉर्ट टर्म नजरिया जो भी है आपका, वो भी यहां पर मेंशन कीजिए। हम उन सवालों को अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन मिलेगा। चलिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी और एंजल वन की स्नेहा सेठ जी। तो चलिए, सबसे पहले रोहित हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। रोहित, गुड मॉर्निंग। महाराष्ट्र में कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी रोहित, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं सर महाराष्ट्र के तुमाल जिले से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, पूछिए, क्या मदद की जाए आपकी? सर, मैं फार्मा के जो ये शेयर है सर, वो मैंने लिए थे। जो सर अभी सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूँ सर। मैंने वो 2 मंथ से मैंने वेट कर रहा हूँ सर, बट मेरा वो जो मैंने लिया था वो प्राइस नहीं आ रही सर। ठीक है, आपने किस भाव पे लिया था? हेलो। हाँ, आपने किस भाव पे लिया था सन फार्मा का शेयर? मैंने सर वो लिया था 238। नहीं, किस भाव पे लिया था? 1784 आपने भेजा हुआ, इसी भाव पे लिया था सर? 1784 तो शेयर थे मेरे, जो बाई मैंने 238 से किया है। अच्छा, ठीक है, तो हम यहाँ करेक्ट करेंगे। 1784 इनके पास शेयर हैं और 238 रुपए के भाव पे इन्होंने सन फार्मा का स्टॉक लिया। तो आपको तो बधाई सबसे पहले, क्योंकि आपने बहुत निचले स्तरों पे सन फार्मा के शेयर में एंट्री ली हुई है। हालांकि जाहिर है कि इस वक्त जो प्रेशर है वो थोड़ा देख के आपको चिंता हो रही होगी। रोहित, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, और कितना समय दे सकते हैं आप सन फार्मा को? सर ज्यादा तो सर 1 से 2 महीना और दे सकता हूँ। 1 से 2 महीना, चलिए, मतलब चुनाव के बाद भी आपके पास समय है, नतीजों के बाद भी आपके पास समय है। सन फार्मा, स्नेहा जी जरा बताइए, 238 की खरीद इन्होंने की है। पेशेंस का इनको जो रिवॉर्ड मिला है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्वालिटी स्टॉक्स है, फार्मा कंपनियों में अग्रणी फार्मा कंपनी है। फिलहाल हम मार्केट में जो दबाव है उसका असर इस स्टॉक पर भी देख रहे हैं, लेकिन फार्मा काउंटर्स ने एक शानदार रैली भी पिछले दिनों देखी है। इस लिहाज से 2 महीने का नजरिया बताइए, क्या होना चाहिए? प्रशांत जी, अगर आप देखें काउंटर उन्होंने जिस लेवल पे बाय किया तो वो तो काफी अच्छे हैं। हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, इनफैक्ट थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है काउंटर, कोई खास एक्शन तो नहीं है। बट मुझे लगता है करके कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है करके कि ये पहले थोड़ा सा और डिप हो। एटलीस्ट ये थोड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1390 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई वुड से करके कि अभी के लिए उन्हें अपने प्रॉफिट्स बुक करना ही बेटर रहेगा। 2 महीने का ही समय, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय है उनके पास। तो आई थिंक ये लेवल्स है जो आप अभी भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आज अगर आप 1450 के नीचे जाता है ये काउंटर तो थोड़ा सा और वीक हो जाएगा। एक सपोर्ट जोन जरूर है अराउंड 1450 1460 जोन के आसपास। 1450 के नीचे जाता है तो पॉसिबिलिटी करके कि यहाँ से और एटलीस्ट 70-80 पॉइंट्स का और डिप आ सकता है। तो आई वुड से करके कि बेटर है कि आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वो अच्छा रहेगा। ये तो आपको मुनाफा बांध कर निकलने की सलाह दी जा रही है। सचिन सालुखे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सचिन नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ मैडम। सर स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी इस खास मुहिम में। पीएनबी कितने भाव पे खरीदा हुआ है? 109 पे। और कितना रुकने की मंशा है? 6 मंथ, 6 महीने रुकना है। चलिए, 109 के भाव पे लिया हुआ है विनाश। 6 महीना और रुकते हैं तो फिर कितने स्टॉप लॉस के साथ रुके विनाश, और कितना मुनाफा ये कमा पाएंगे? इनके बाइंग लेवल्स अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए, सरकारी बैंक्स में पीएनबी के नंबर्स अगर हम पिछले 2 क्वार्टर के देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। प्लस मुझे लग रहा है कि एक बार नई गवर्नमेंट आती है, नया गवर्नमेंट बजट आता है, तो बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। तो करीबन ₹150 का भाव करीबन अगले 5 से 6 महीने में आ सकता है। हो सकता है 160 भी मिले। लेकिन थोड़ा-सा टाइम फ्रेम इनको लंबा रखना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लेते हैं, तो सरकारी बैंक्स में पीएनबी में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन सकता है। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें।
ठीक है, तो थोड़ा आपको टाइम फ्रेम लंबा रखना होगा पीएनबी में। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ प्राणार्थी अय्यर हैं। नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिससे संपर्क टूट गया, लेकिन उनका सवाल जरूर हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इनके पास टाटा टेक के 1500 शेयर मौजूद हैं। 1220 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन शेयरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए नुकसान का दायरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि 1220 के बाद देखिए इस वक्त 1050 के आसपास ये शेयर कारोबार करता हुआ। टाटा टेक इनके भाव से अब यहाँ से किस तरह से जा सकता है, क्या इनके भाव पे कोई उम्मीद की जाए आने वाले वक्त में? अविनाश जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊँगा। टाटा टेक 1220 की खरीद उम्मीद की जाए, इनका भाव आने वाले वक्त में अगर समय दें तो आ सकता है? ये बिल्कुल, देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज एक वेल मैनेज्ड कंपनी है और मुझे याद है जब कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था तभी इनिशियली मेरे ख्याल से 1200 के ऊपर का भाव स्टॉक ने दिखाया था। उसके बाद मुनाफा वसूली आई। देखिए, मुझे लगता है कि अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो ये शेयर में इनको होल्ड करना चाहिए। इनकी क्वांटिटी तो बड़ी है ही, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि होपफुली FY25 के सेकंड हाफ में एक बार आईटी मार्केट टर्न अराउंड करता है, यहाँ पे टेलविंड्स पॉजिटिव होते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज एक स्पेशल प्लेयर है, क्योंकि एरोस्पेस, डिफेंस, कैडकैम जैसे हाई वैल्यू एडेड एरियाज में ये काम करता है। इनके क्लाइंट्स भी काफी बड़े हैं, तो ओवरऑल बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है। थोड़ा सा टाइम या अगर ये दे दे तो डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में ही इस ट्रिप से अच्छा पैसा बनेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने जोमेटो पर सवाल पूछा हुआ है। 185.50 के रेट पे ख़रीदा हुआ है। स्नेहा, कितना रुकेंगे उसकी जानकारी नहीं दी है हमें। जोमेटो 185.50। ये कविता, उनके बाइंग तो अभी के ही है, ज्यादा पुराना बाइंग नहीं लग रहा है। थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर, बट मेरा मानना एक अच्छा सपोर्ट जोन है अराउंड, आप देखेंगे 170 172 के जोन के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है। कंटिन्यूसली अगर आप काउंटर देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छे हैं, तो मेरा मानना इसमें होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। 171 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में जब भी काउंटर एक 196 197 ये लेवल्स क्रॉस करता है तो फिर से इसे एक मोमेंटम आ जाएगा, नहीं तो चांसेस ज्यादा है करके थोड़ा कंसोलिडेट करें। तो ये नजरिया जोमेटो पे इस वक्त स्नेहा जी की तरफ से आता हुआ। हमारी एक दर्शक हैं साक्षी सचदेव, कृष्णा डायग्नोस्टिक पर राय जानना चाहती हैं। 675 के भाव पे इन्होंने 20 शेयर ले रखे हैं। 2 साल से कृष्णा डायग्नोस्टिक में ये बनी हुई हैं। अविनाश जी, 675 की बाइंग है कृष्णा डायग्नोस्टिक, इनके भाव से तो नीचे है। 2 साल से इसमें इन्होंने अपना समय दे रखा है स्टॉक में। बताइए क्या नजरिया बन रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कंपनी काफी अच्छी तरह से अपना ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही है और डायग्नोस्टिक स्पेस में एक ऐसी कंपनी है जो एसेट लाइट मॉडल के साथ काम करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट एजेंसी से ज्यादातर इनका काम ज्यादा होता है। काफी अच्छी ऑर्डर बुक है और मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने 2 साल इंतजार किया है उस समय में जब कंपटीशन सबसे ज्यादा था डायग्नोस्टिक बिजनेस में। लेकिन अभी कंपटीशन थोड़ा सा कम हो चुका है, प्राइसेस भी अच्छे इंप्रूव हो चुके हैं। तो नजरिया अगर इनका 12-15 महीना है तो मैं समझता हूँ कि हो सके तो ये एवरेज भी कर सकती है और थोड़ा सा इनका कॉस्ट भी ये थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन नजरिया अब साल 1.5 साल का रखिए, अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम दीज लेवल्स इज क्वाइट गुड, तो होल्ड करने की राय। सा नजरिया लंबा रखना होगा, होल्ड करने की सलाह। ज्ञानेंद्र गुप्ता साहब उदयपुर से फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर बताइए कौन सा स्टॉक लिया है और किस भाव पर? मेरे पास रूपा इन कंपनी के 450 शेयर हैं 330 रुपए के भाव में। ये मैंने 2019 में लिए थे, फिर बीच में एक बार एवरेज किया था। काफी लंबा ड्यूरेशन हो गया है और इस पर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो क्या मुझे लॉस बुक कर देना चाहिए इसमें? बिल्कुल, आपने एवरेज करके भी आपके भाव से तो ये फिलहाल नीचे ही चल रहा है। स्नेहा, क्या सलाह होगी?
कविता, अगर आप ये काउंटर देखें तो कंसोलिडेट ही कर रहा है। इट्स बीन लाइक, अगर आप देखें तो जुलाई सीरीज से ये काउंटर अपसाइड में 310 का एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है और ऑन द लोअर साइड 230 का एक सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये एक रेंज है। इसमें मेरे ख्याल से जब तक ये रेंज के बाहर की मूव नहीं आती है तो डायरेक्शनल मूव थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर उन्हें होल्ड करना है तो आई वुड से करके कि आप 232 इसका एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बने रहें। अपसाइड में जो लेवल वॉच करना है आपको वो है 305 एटलीस्ट। 305 क्रॉस करता है तो थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा। फटाफट से अगला सवाल लेते हैं। धनंजय कुमार साहब का सवाल है और इनके पास कोचीन शिपयार्ड के शेयर हैं और इन्होंने 1912 अविनाश जी इस लेवल पे कोचीन शिपयार्ड के शेयर लिए हुए हैं और एक साल के लिए जो है इनका नज़रिया फिलहाल बन रहा है और ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या एक साल में बेहतर संकेत मिल सकते हैं। तो 1912 की इनकी खरीद है कोचीन शिपयार्ड के लिए। एक साल का नज़रिया। डिफेंस स्टॉक पर हमने खास विश्लेषण भी पिछले दिनों किया था, लेकिन अविनाश जी ज़रा अपना फ्रेश व्यू दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से कंपनी तो इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन जो प्राइस पे ये एंटर कर चुके हैं ये थोड़ा सा ऊपरी लेवल का प्राइस रेंज है। मेरे ख्याल से देखिए, कोचीन शिपयार्ड में अगर ये एक अच्छी मात्रा में पैसा बनाना चाहते हैं तो कम से कम 12 से 18 महीना यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट ऑल द डिफेंस स्टॉक्स में भरपूर तेजी हो चुकी है। कोचीन शिपयार्ड भी बहुत जल्दी भागा है, नंबर्स तो बहुत अच्छे आ गए हैं, ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, लेकिन ये नतीजों में, आगे आने वाले नतीजों में शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्शन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो साल भर का नहीं, बट कम से कम 18 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करें। अच्छी कंपनी है लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। ये अच्छी कंपनी है लेकिन आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा रखने की ज़रूरत है। पंकज कुमार साहब लद्दाख से फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते मैडम। क्या हाल चाल सर आपके? हाँ बढ़िया है मैडम। बताइए सर, कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, रेस्ट ऑफ इंडिया हीट वेव में गर्मी में झेल रहा है और हम लद्दाख में अभी भी माइनस में हैं। जी हाँ, मैं आपसे पूछना भी चाहती थी पर मुझे लगा शायद आपके पास मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो ये तो मेरे ख्याल से उस जगह की खूबसूरती है और वैसे खबरों में तो ये भी है कि मानसून केरल पहुंच चुका है, तो उम्मीद यही जता रहे हैं कि तटीय इलाकों में कम से कम मानसून अब आने वाले कुछ दिनों में पहुंच जाए। लेकिन आप जैसे खुशनसीब बहुत सारे लोग नहीं हैं ये बात तो, जहाँ पे खासतौर से हीट वेव है इस वक्त। मैं ईटी नाउ का रेगुलर वॉचर हूँ जी, पूरा दिन यही देखता रहता हूँ। धन्यवाद यहाँ सर। से काफी हीट वेव के लिए बातें चलती रहती हैं। सुबह सुबह भसीन साहब भी इसके बारे में बात कर रहे थे। जी जी। तो मैं जो मेरे पास बजाज इंड के हैं और 36.44 पे 36.44 पे, ठीक है। और कितना? 825 शेयर हैं सर। कब तक रुकना चाहेंगे इसमें लेकिन? जब प्रॉफिट आ जाए मैम निकल जाऊंगा। ठीक है, तो आपको हम चार्ट्स देखकर बताते हैं कि कब तक रुकना चाहिए। स्नेहा आप ही के पास मैं आऊँगी। 36.44 पे इन्होंने लिया हुआ है। ओवरऑल अगर आप काउंटर देखें तो कविता कुछ खास एज सच नेगेटिव भी नहीं है ना, तो अभी ऐसा लग रहा है करके कि कुछ खास यहाँ से शार्प मूव आएगा। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक लोअर साइड पे 29 के आसपास एक सपोर्ट जोन है और जब तक उसको रिस्पेक्ट करता है आई थिंक दिक्कत की तो बात नहीं है। अपसाइड में अगर इसको मोमेंटम आना चाहिए या फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आए, उसके लिए ये काउंटर को एटलीस्ट 34 ये लेवल क्रॉस करना है। अगर 34 क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि अपसाइड में 37 38 के भी लेवल्स दिख जाए। तो आई वुड से करके कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी के लिए करंट लेवल से आई थिंक डिसेंट ही है। तो विद अ स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड से आप 29 का इसे होल्ड करें। एक अहम खबर आपको बता दें, लोन की एवरग्रीनिंग की आशंका के बाद आरबीआई ने ईसीएल फाइनेंस और एडलवाइस एआरसी पर बड़ा एक्शन लिया है। पूरी डिटेल्स के साथ अंकुर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुर बताएं आखिर क्या है पूरी खबर? यह एक रेयर इंस्टेंस है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो ग्रुप एंटिटीज पर एक साथ एक्शन लिया है। ये कंपनीज हैं ईसीएल फाइनेंस और एडलवाइस की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर को दिखी है, यहाँ पर एवरग्रीनिंग की आशंका है और साथ में बोला गया है कि जो भी
इंस्पेक्शन हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, वहां पर पाया गया है कि मटीरियल कंसर्न्स हैं, एवरग्रीनिंग हुई है जो ग्रुप की एंटिटीज हैं उसके साथ लेकर। तो एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिर ये फैसला क्यों लिया है। आरबीआई का जो आरोप है वो यही है कि जो ग्रुप एंटिटीज हैं एडेलवाइस ग्रुप की, उन्होंने मिली भगत करके एवरग्रीनिंग की है। एवरग्रीनिंग क्या होती है? मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी को लोन भेजा गया और वो इसलिए कि एनपीएस छुपाए गए और बाद में उन्हीं लोन्स को एआरसी को बेच दिया गया। तो कुल मिलाकर जो रीरूटिंग ऑफ लोन्स हुआ है उसकी वजह से एवरग्रीनिंग की आशंका है। और साथ ही साथ अगर हम बारीकी से देखें तो प्रॉब्लम एक एक करके क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स होते हैं उनकी गलत जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो डेट बुक होती है वो उसको गलत दिखाया गया लेंडर्स को, ताकि ड्राइंग पावर को अलग तरीके से दिखाया जा सके। यहीं तक सीमित नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि जो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है उनके नियमों का पालन नहीं किया और वो वैल्यू गलत दिखाई गई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी भेजी थी जो 2022, 21 और 22 का जो असेसमेंट ईयर था वहां पर जो ऑब्जर्वेशन थे वो चिट्ठी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भेजी थी, लेकिन उस चिट्ठी को बोर्ड में दिखाया ही नहीं गए। तो एक के बाद एक कई तरीके के नियमों का पालन नहीं किया गया है। जो रिजर्व बैंक ने वर्ड यूज किया है वो है सर्कमवेंशन ऑफ लॉज, मतलब नए नए तरीके निकाले गए हैं कि किस तरीके से नियमों का पालन न किया जाए। और बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली ईसीएल फाइनेंस और साथ ही साथ जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर एक्शन लिया गया। और ये एक्शन कोई एक दिन में नहीं हुआ है। सबसे पहले वार्निंग दी गई, उसके बाद मैनेजमेंट के साथ बातचीत हुई और ये बातचीत पिछले कुछ महीनों तक चली है, ऐसा रिजर्व बैंक का कहना है। जब मैनेजमेंट और ऑडिटर से बातचीत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो फाइनली लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं ईसीएल फाइनेंस और ईएआरसीएल पर। तो शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बड़ा एक्शन आरबीआई की तरफ से, आपको बता दें कि तमाम अहम खबरें और डिटेल्स आपने देखी। इन सब के बीच में लगातार शेयर बाजार सबका अधिकार में हम अपने आम निवेशकों के जो सवाल हैं उसे शामिल कर रहे हैं और उसी में से एक सवाल हमारे दर्शक ने बीईएल पे पूछा है। हालांकि इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। बीईएल के 1000 शेयर इनके पास इस वक्त मौजूद हैं। 234 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है। इनके भाव से फिलहाल स्टॉक ऊपर और बीईएल एक क्वालिटी स्टॉक है। स्नेहा, बीईएल में क्या करना चाहिए? 234 की बाइंग है। प्रशांत जी, अगर आप देखें काउंटर ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। जो रिसेंटली जो अपमूव आई है अबव द रेजिस्टेंस जोन ऑफ 240, उसके बाद जो अपमूव आई उसमें वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो आई थिंक इसमें होल्ड करने में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मेरा मानना है अगर आपको एक शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस लगाना है तो आई गेस 272 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना चाहिए। अपसाइड में पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है करके कि एटलीस्ट हमें 320 330 के भी लेवल्स दिख जाए। से वंदना सिंह दर्शक फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए वंदना जी, कौन सा स्टॉक लिया है आपने, किस भाव पर? जी, मेरा टाटा स्टील का 800 स्टॉक्स है मेरे पास, तो अभी वही जानना था कि उसे होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करके सेल आउट करूं। 109 के रेट पे लिया हुआ है ना? जी, 800 क्वांटिटी लिया हुआ है। अच्छा, और आपने कितने समय के लिए लिया था? ये लॉन्ग टर्म ही लिए हुए थे, 1 साल हो गया सर। चलिए, फिलहाल तो मुनाफे में भी हैं आप, तो स्नेहा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आई थिंक जिस तरह से ओवरऑल इस हफ्ते में थोड़ी सी सेलिंग आई है, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक ही कर लेंगे तो बेटर है। हालांकि अगर आपको होल्ड करना है तो मेरा मानना है 159 का एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 159 के नीचे जाता है तो पॉसिबिलिटी के थोड़ी और प्रेशर आ जाए। पॉसिबिलिटी ज्यादा है करके कि एटलीस्ट ये 159 का लेवल जल्द पहले दिखाए, उसके बाद फिर से बाइंग इंटरेस्ट आया नीचे लेवल से, तब जाके एक स्ट्रेंथ दिखेगा। तो अभी के लिए प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वही बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। अगले कॉलर को फटाफट से जोड़ते हैं। अश्विनी कुमार जी हमारे साथ हैं कोलकाता से। अश्विनी, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग फैन ऑफ इटी नाउ। थैंक यू सो मच।
एंड सर एक्चुअली मैंने सर सीजी पावर बाय किया था ठीक है। 490 के रेट पे ओके। और मेरे पास 50 शेयर्स है उसके, और एक है सर मेरे पास बीएससी 90 शेयर्स एट 2600। बीएससी आपके पास 2600 ना? नहीं सर, 2600 के भाव पे लिया है मैंने 90 शेयर्स। ओके ओके ठीक है। तो बीएससी की क्या हाल फिलहाल की खरीद है आपकी? या ठीक है। अब मुझे एक बार बता दीजिए अश्विनी कि आप कितना समय दे सकते हैं, कितना आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया, लॉन्ग टर्म का मैं दे सकता हूँ जी? सर, जब तक डबल ना हो जाए मैं दे सकता हूँ। चलिए चलिए, तो एक तसल्ली वाले इन्वेस्टर अश्विनी कुमार जो कि कोलकाता से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया। और सबसे पहले अश्विनी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई करने के लिए और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप सभी आम निवेशक ही और उनका भरोसा ही हमारी पूंजी है और हम यही कोशिश करते हैं कि इसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मार्गदर्शन दें। अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत धैर्य है अश्विनी के पास। सीजी पावर इन्होंने 490 के स्तर पे ख़रीदारी की है और आज हमने तमाम ब्रोकरेज की जो है रिपोर्ट भी देखी और उस नज़रिए से भी ये स्टॉक काफ़ी फोकस में है। बीएससी लिमिटेड हाल फिलहाल की खरीदारी है 2600 के भाव पे, इन्होंने 90 शेयर लिए हुए हैं। दोनों इस शेयर पे ज़रा इन्हें उचित मार्गदर्शन दीजिए। देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि सीजी पावर में हम भी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि अगर नजरिया इनका 1.5-2 साल का है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अभी वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई ड्राइंग बोर्ड पे प्लान्स बन रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो ये सेक्टर है वो सभी जानते हैं हाई ग्रोथ सेक्टर है, तो डेफिनेटली कंपनी का आगे का रोड मैप बहुत बढ़िया लग रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करें। रही बात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बीएससी का शेयर उन्होंने अभी लिया है, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर है कि अगले साल होपफुली एनएससी का आईपीओ होगा, तो एनएससी की लिस्टिंग बीएससी पे होगी, तो ये काफी बड़ा ट्रिगर बीएससी के लिए साबित होगा। प्लस अभी डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स बीएससी पे काफी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। इनका जो म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफी अच्छा कर रहा है, तो हर तरीके से नंबर्स अच्छे हैं और प्लेटफॉर्म बिजनेस है। बिल्कुल 2 ही कंपनियां हैं, बीएससी और अभी एनएससी होगी जो लिस्ट होगी बाद में फ्यूचर में। तो बेसिकली इनके लिए बिजनेस का कोई शॉर्टेज नहीं है। कैपिटल मार्केट्स का जो इंक्रीजिंगली पेनिट्रेशन होता है उसका भी फायदा मिलेगा। तो नजरिया 1.5-2 साल का यहाँ पे भी रखिए, अच्छी खासी कमाई होगी, बट दोनों शेयर्स में लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही काम करना है। ये दोनों में ही हमको लॉन्ग टर्म व्यू ही रखने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली से राकेश कुमार साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए सर। मेरे पास डालमिया भारत के 25 शेयर हैं। ओके। और मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, तो राय दिलवा देना जरा। आपको और ऐड करने हैं? हाँ जी, और ठीक। अविनाश जी राय दिलवाना आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश सर बताइए, इनको और ऐड करना है डालमिया भारत। ये बिल्कुल, देखिए सीमेंट सेक्टर में हमको लग रहा है कि काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और डालमिया भारत काफी सिग्निफिकेंटली बड़ा प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि अगर इनको ऐड करना ही है तो थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करंट लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 1700 और 1850 ये एक अच्छा रेंज रहेगा जहां पे ये ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करे और नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि देखिए इनिशियली कोई भी शेयर आप लेते हो तो इसमें इमीडिएट अपसाइड ना आए, लेकिन अगले 1.5-2 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो मुझे लगता है कि 2200 2300 का भी फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए और ग्रेजुअली 1700 और 1825 1850 के बीच में आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ये है डालमिया भारत पर अविनाश जी का एक्सपर्ट कमेंट। अविनाश सर और इसके साथ ही स्नेहा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में जुड़े और हमारे आम निवेशकों के इतने सारे सवाल जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे, हर छोटे बड़े शहर से आ रहे थे, उन सभी का बहुत धैर्य के साथ जवाब दिया, उन्हें बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दिया। फिलहाल इस शो में मेरे और कविता के साथ इतना ही।